We keep on moving, we keep on moving along. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एमसीक्यू ज्ञान कोश। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम कवर करेंगे 15 हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के एग्जाम के लिए सेक्शन 1, इसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया है। ये 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, यानी कि जो कि पॉलिटी और हिस्ट्री के कंसेप्चुअल टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेटमेंट 2, वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। और स्टेटमेंट 3 है कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस में रहते हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस 3 दिए गए हैं। जो ए वाला ऑप्शन है वो है 1 और 2। जो बी में है कि दूसरा या तीसरा ऑप्शन। जो सी में दिया गया वो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। और जो डी में दिया गया है वो पहला और तीसरा ऑप्शन। तो अभी आप लोग अपना आंसर सोचिए और मुझे बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 76 के थ्रू प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही था। नेक्स्ट है आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग एजी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट का राइट नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। और उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक कंटिन्यू करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो अब याद रखने का ट्रिक है कि एजी कैन स्पीक नॉट वोट। ये एक लाइन याद रखोगे तो अटॉर्नी जनरल के 90% क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में है। कि स्टेटमेंट 1 ये है कि ये क्रिप्स मिशन की फेल्यूर के बाद लॉन्च हुआ था। स्टेटमेंट 2 है गांधी जी ने डू और डाई के कॉल बॉम्बे सेशन में दिया। और स्टेटमेंट 3 ये कहता है कि ये मूवमेंट मुस्लिम लीग के फुल सपोर्ट से लॉन्च हुआ था। तो इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी है कि तीनों सही है। तो इसको अच्छे से सोचो और आंसर करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिर्फ 1 और 2, ये करेक्ट है। देखो, क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब मास मूवमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 सही था। स्टेटमेंट 2 था कि गांधी जी ने अपने फेमस डू और डाई कॉल ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को दिया था, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट 3 था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया था, वो इससे दूर रहे थे, इसीलिए जो स्टेटमेंट 3 था वो गलत था। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी मुस्लिम लीग का सपोर्ट क्विट इंडिया या सिविल डिसोबीडियंस के साथ दिखे या समझ जाओ कि वो स्टेटमेंट फॉल्स था। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा और ये जो लास्ट यूपीएससी का क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, इसमें मनी बिल आर्टिकल 110 के बारे में बताया गया। इसमें जो स्टेटमेंट 1 है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्टेटमेंट 2 बोला गया कि राज्यसभा मनी बिल को अमेंडमेंट कर सकती है। स्टेटमेंट 3 है कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, तो आपके पास 3 स्टेटमेंट हो गए। आपको यह बताना कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। जो ऑप्शन ए है वो है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी था पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो ऑप्शन सी है वो बोल रहा है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और लास्ट में ऑप्शन डी बोलता है कि जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3 करेक्ट है। आर्टिकल 110 और 109 कंफर्म करते हैं कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशंस दे सकती है, वो अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 था वो हमारा था गलत, ठीक है। और स्पीकर का सर्टिफिकेशन फाइनल होता है, कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता, इसीलिए जो स्टेटमेंट 3 है वो है सही। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, मनी बिल का मतलब लोकसभा का बिल, राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, कभी भी अमेंड या ब्लॉक नहीं कर सकती। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इसमें हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए ये 4 क्वेश्चंस जो कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरल साइंस और ज्योग्राफी से हैं, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन को आस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो साइट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन और आंवला में पाई जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि आस्कॉर्बिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कोलाजन बनाने और इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, जिसमें गम से ब्लीडिंग होती है। बेस्ट सोर्सेस हैं आंवला, साइट्रस फ्रूट्स, गुआवा और ग्रीन चिलीज। तो ट्रिक याद रखो, सी फॉर साइट्रस, यानी विटामिन सी को सीधा साइट्रस फ्रूट से जोड़ो, ये कभी भी नहीं भूलोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूरी तरह इंडिया के अंदर ही बहता है? और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आप सोचिए और बताइए इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जो गौमुख यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह लगभग 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर बहकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वो पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ये एक कॉमन एग्जाम ट्रैप है, लेकिन ट्रिक रखो, इंडिया में लॉन्गेस्ट का मतलब है गंगा और पेनिसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट का मतलब है गोदावरी। ठीक है, तो दोनों को कभी मिक्स मत करो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है ओम एंड ऑप्शन डी है एम्पियर। तो आप लोग बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्पियर। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर होता है, जो आंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया था। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ओम रेजिस्टेंस को मेजर करता है और वाट पावर मेजर करता है। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो होना। तो इसलिए एक ट्रिक बताता हूं, उसको याद रखो। VIR यानी कि वोल्ट का मतलब है पोटेंशियल, एम्पियर का मतलब है करंट, ओम का मतलब है रेजिस्टेंस। तीनों को कभी कंफ्यूज मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से गुजरती है? फिर से बता रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से गुजरती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि 6 स्टेट के बीच गुजरती है, ऑप्शन बी 7 स्टेट, ऑप्शन सी 8 स्टेट और ऑप्शन डी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 9 स्टेट के अंदर गुजरती है। तो आपको इसका सही आंसर बतानी है कि कौन सी ऑप्शन इसमें से सही है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 स्टेट्स। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ 8 इंडियन स्टेट से गुजरती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर में अगर हम बढ़ते जाएं तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए गुजरता है। ये जियोग्राफी का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवेज के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका एक निमोनिक ट्रिक याद करो, ग्राम सीजे वेंट टू मिजोरम। अगर आप इसको जैसे जी फॉर ऐसे गुजरात, आर फॉर राजस्थान ऐसे आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको ये 8 स्टेट ऑर्डर में याद रह जाएगा। चलिए अब सेक्शन 3 पे चलते हैं जो कि आरआरबी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन एस्पिरेंट्स के लिए है। ये 4 क्वेश्चन कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन 8 है कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है किलोग्राम बाई एम, दूसरा है किलोग्राम बाई एम स्क्वायर और तीसरा सी ऑप्शन है किलोग्राम बाई एम क्यूब एंड डी ऑप्शन है किलोग्राम इंटू एम क्यूब। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी यानी इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और एक बार बता रहा हूं, डेंसिटी यानी वो इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये न्यूमेरिकल्स में रेफरेंस की तरह यूज होती है। जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो फ्लोट करते हैं और वो ज्यादा वाले डूब जाते हैं। डेंसिटी जो पानी से ज्यादा होता है वो डूब जाएगा, जो पानी से कम होगा वो तैरेगा। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला याद करो कि RH इक्वल्स एम बाय वी, यानी कि मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, जो एक 3D क्वांटिटी है, इसीलिए यूनिट हमेशा पर क्यूब आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है प्योर वाटर का पीएच वैल्यू रूम टेम्परेचर पे कितना होता है। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7। देखिए क्योंकि प्योर वाटर नेचुरल होता है, इसका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होता है। 7 से कम पीएच का मतलब है एसिडिक सॉल्यूशन और 7 से ज्यादा का मतलब है बेसिक या अल्कालाइन सॉल्यूशन। पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, ट्रिक 7 इज हेवन। तो हमेशा न्यूट्रल स्केल का एग्जैक्ट मिड पॉइंट। ठीक है, अगर 0 से 14 होगा तो 7 जो होता है वो 0 से 14 का मिड पॉइंट होता है। तो ये ट्रिक याद करो, 7 इज हेवन। तो यानी कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है तो इसका पीएच वैल्यू 7 ही होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक न्यूमेरिकल, अगर 10 न्यूटन की फोर्स एक 2 केजी बॉडी पर लगती है, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स अगर किसी 2 केजी के बॉडी पे लगेगी तो उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि F इक्वल टू ma। तो A इक्वल्स F डिवाइडेड बाई m, मतलब अगर 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 kg इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये ध्यान रखें दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल पैटर्न है आरआरबी ग्रुप डी के साइंस सेक्शन में बार बार रिपीट हुआ है। इतिहास गवाह है दोस्तों, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, हमेशा याद रखो एप्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप कभी भी मिस नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कि बेकिंग सोडा का कॉमन केमिकल नेम और फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा का कॉमन केमिकल नेम और फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो सोचिए दोस्तों और बताइए कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम और फॉर्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एन स्मॉल ए एन ए फिर कैपिटल HCO3 NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो बेकिंग सोडा होता है वो केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका जो फॉर्मूला मैं पहले ही बताया हूं NaHCO3 होता है। ये माइल्डली अल्कलाइन होता है, यानी कि कुकिंग में लिवनिंग एजेंट की तरह और एंटीसिड की तरह यूज होता है। इससे वॉशिंग सोडा के साथ कंफ्यूज मत करना दोस्तों। जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो है Na2CO3। ठीक है ना, तो दोनों में अलग है। अगर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को आप Na2CO3 के साथ कंपेयर करोगे तो अलग है। तो आपको ये एग्जाम में याद रखनी है, बेकिंग इक्वल्स Bi, यानी कि बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट होता है और वॉशिंग सोडा सिर्फ कार्बोनेट होता है। तो जहां पे बाइकार्बोनेट देखोगे वो हो गया बेकिंग सोडा, जहां पे सिंपल कार्बोनेट लिखा जाएगा वो है वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों अब हम फाइनल सेक्शन यानी कि सेक्शन 4 पे आ चुके हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर के एस्पिरेंट्स के लिए आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम के लिए ये 4 क्वेश्चंस इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और लेटेस्ट फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं। ये बिल्कुल फ्रेश है और अगस्त 2026 तक के अपडेट्स के साथ ये बना हुआ है। तो क्वेश्चन 12 ये रहा कि आरबीआई की अगस्त 2026 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अकॉर्डिंग करंट रेपो रेट क्या रखा गया है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.25%, ऑप्शन सी 5.50% एंड ऑप्शन डी 5.75%। चलिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि 5.25%। देखिए आरबीआई की जो एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अगस्त 2026 मीटिंग में रेपो रेट को अनचेंज रखा, यानी कि 5.25% पे ही है और न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है। ये लगातार चौथा मीटिंग था जिसमें रेट स्टेडी रखा गया था। पहली बात बता दूं, रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड लेंड करता है। ठीक है, तो जब भी न्यूज में न्यूट्रल स्टैंस और ऑन एनिमस वोट के साथ में आए तो समझ जाओ रेट्स होल्ड ही होंगी, चेंज नहीं होंगे। ये बैंकिंग एग्जाम्स का कॉमन क्लू है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है शक्तिकांता दास, ऑप्शन बी है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल एंड ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि आरबीआई की करंट गवर्नर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। श्री संजय मल्होत्रा करंट आरबीआई गवर्नर हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की चेयरिंग करते हैं। वो हर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आरबीआई की तरफ से अनाउंस करते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि किसने कौन सी पॉलिसी अनाउंस की, तो हमेशा उसे करंट सिटिंग गवर्नर से लिंक करना। तो इसको ट्रिक याद रखो कि न्यूज में जब भी कोई लेटेस्ट एमपीसी डिसीजन अनाउंस कर रहा है
तो वही करंट गवर्नर है। एक क्विक करंट अफेयर्स चेक ट्रिक है ये। तो क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों कि कौन सी फैसिलिटी ने रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस किया है एज द फ्लोर ऑफ आरबीआई इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऑप्शन बी है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ऑप्शन सी है बैंक रेट और ऑप्शन डी है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ। देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ ने रिवर्स रिपो रेट को रिप्लेस किया है रेट कॉरिडोर के फ्लोर की तरह। एसडीएफ करेंटली 5% पे है। ये वो रेट है जिसपे बैंक्स अपना एक्सेस फंड्स आरबीआई में पार करते हैं बिना कोलेटरल के। एमएसएफ और बैंक रेट कॉरिडोर की ऊपर सीलिंग बनाते हैं। करेंटली ये 5.5% पे है। इसको याद रखने की छोटा सा ट्रिक है कि कॉरिडोर का ऑर्डर याद रखो। एसडीएफ मतलब फ्लोर, फिर रिपो मतलब मिडिल, फिर एमएसएफ या बैंक रेट मतलब सीलिंग। ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन है कि अगस्त 2026 के पॉलिसी में आरबीआई ने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 27 रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज करके कितना कर दिया। अगस्त 2026 की पॉलिसी में आरबीआई ने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 27 रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज करके कितना कर दिया। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 6.3%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 6.7% और ऑप्शन डी है 7.0%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.7%। आरबीआई ने अगस्त 2026 की पॉलिसी रिव्यू में फाइनेंशियल ईयर 27 रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट स्लाइटली अपवर्ड रिवाइज करके 6.7% कर दिया। ये रिफ्लेक्ट करता है कि रिसाइलेंट डोमेस्टिक डिमांड, स्टेडी इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर से कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ आरबीआई ने इन्फ्लेशन एस्टिमेट भी थोड़ा कम किया जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ इन्फ्लेशन आउटलुक दिखाता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। बैंकिंग करेक्ट अफेयर्स में जीडीपी फोरकास्ट यूजुअली इन्फ्लेशन फोरकास्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि ग्रोथ ऊपर तो जो इसका इन्फ्लेशन एस्टिमेट है वो चला जाएगा नीचे। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो यूपीएससी से लेके बैंकिंग एग्जाम्स तक सबका कवरेज हमने इस वीडियो में किया है। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि कोई भी डेली एमसीक्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए ज्ञान जो होता है वो समेटना चाहिए, तो जहां पे जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको लेना सबसे अच्छी बात होती है। और हमारा चैनल का नाम ही एमसीक्यू ज्ञान कोर्स इसीलिए रखा कि हम कुछ भी नया आएगा उस चैनल में पोस्ट करेंगे, चाहे छोटा से छोटा एमसीक्यू से लेके बड़े कॉन्सेप्ट्स तक। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए। और धन्यवाद।